नमस्कार सभी छात्र एवं छात्राओं दोस्तों को। आज फिर से मैं इंद्र शक्ति आनंद आपको हिंदी पढ़ाने आया हूँ। इस नवोदित एकेडमी पर आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। अभी जो हम पढ़ाएंगे इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी हम क्लास लिया करें तो उसके बाद आप क्वेश्चन को टच किया कीजिए उस चैप्टर से संबंधित। क्या है कि ऑब्जेक्टिव तो हम बता ही देते हैं, जीवन परिचय से ही सारा ऑब्जेक्टिव आता है। आज हम जब जीवन परिचय को ख़त्म करेंगे क्लास 10th का हिंदी का किसी भी एक चैप्टर का, तो उसके जस्ट बाद आपको गैस पेपर अपने पास रखना है या मॉडल पेपर अपने पास रखना है या कोई गाइड है आपके पास बीबीडी या ब्रिलियंट, उसको अपने पास रखना है। जैसे ही जीवन परिचय खत्म होगा उसके बाद आपको उन सभी प्रश्नों को बनाने की कोशिश करना है। हमको उम्मीद है कि लगभग 80% क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई शिकायत नहीं आएगा। जहाँ तक बात है 2 नंबर की क्वेश्चन का, तो कोई भी चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। सुनने के बाद सीधे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको बनेगा, कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है, हमारे पढ़ाने का अभी तक जो अनुभव रहा है। तो अभी हम लोग क्लास 10th का जो हिंदी है उसका आज हम लोग नागरी लिपि चैप्टर जो है उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी बात जो बोले हैं अभी उनका आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिखाना संभव नहीं है, समय का अभाव ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलते हम लोग चैप्टर की तरफ। अगली चैप्टर है, शायद ये होना चाहिए आपको भारत से हम क्या सीखे के बाद कौन सा हुआ चैप्टर, वो जो है 5वां चैप्टर होना चाहिए या अगला चैप्टर। तो आप क्रम देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि शुरू कर रहे हैं, सभी लोग सीरियस होकर के ध्यान दीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। इनके बाद आपको सारा क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो नागरी लिपि, तो नागरी लिपि क्या है? इसमें नागरी लिपि में आपको जो है हमारा जो हिंदी का जो लेटर है वो नागरी लिपि में ही लिखा रहता है। आप कहिएगा कि नागरी लिपि और दूसरे लिपि में क्या अंतर है, तो आपको मैं ये कहूँगा कि आपने रोमन अंक पढ़ा है ना, 1 2 3 4 का, ऐसे रोमन अंक क्या होता है, रोमन लेटर क्या होता है, तो वो रोमन लिपि है, वो भी लिपि ही है। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने की जो तरीका है, व्यक्त करने की जो तरीका है, वही है लिपि। कई प्रकार की लिपियां हैं, मेरे जानकारी में 3-4 लिपियां हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि है, सिद्धम लिपि है, रोमन लिपि है और देवनागरी लिपि है। हिंदी की जो भाषा हम लोग उपयोग करते हैं अपने जीवन में वो नागरी लिपि ही है, जिसको हम लोग देवनागरी भी कहते हैं। बच्चे की क्लास में व्याकरण में आप लोग याद किए होंगे देवनागरी लिपि में कितना अक्षर होता है, तो आप बताइए, जवाब दीजिए। अब उसके बाद अंग्रेजी में कितना लेटर है ये, और हिंदी में देवनागरी लिपि में कितना लेटर है ये याद किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो भाषा है वो नागरी लिपि में ही है। यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि निबंध कौन सी विधा है, क्या है, तो आपको बताना है, नहीं नागरी लिपि कौन सी विधा है, तो आपको बताना है ये निबंध है। इनको जो इस निबंध को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है गुणाकर मूले जी, गुणाकर मूले जी।
ये जो है इनका लेखक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो गुणाकर मोले जी है। नागरी लिपि क्या है, कहानी है या कविता है, क्या है, तो निबंध है, ये निबंध है। अब इनका जीवन परिचय से ज़्यादातर हम प्रायः बोला करते हैं आप लोगों को, जीवन परिचय जो रट लिया उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हम गारंटी लेते, जो मेरा क्लास में जीवन परिचय देख लिया, मेरे क्लास में किसी भी चैप्टर का हिंदी का जीवन परिचय देख लिया, उसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए तो मैं आप लोगों को कहा हूँ कि जब भी हम पढ़ा रहे हों, उस समय में जीवन परिचय जब खत्म हो जाती है तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो भी गाइड उपलब्ध है, जो भी ऑब्जेक्टिव की किताबें हैं, उनसे उस क्वेश्चन को बनाया कीजिए। इससे क्या होगा, तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, लगेगा कि अभी जो पढ़े अच्छा पढ़े, टीचर ठीक था, काम चल सकता है ना। आपको भी आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगा। आपको लगेगा कि मेरा दिमाग भी कमज़ोर नहीं है ना। धीरे धीरे आप में विश्वास बढ़ते जाएगा। इतनी चीज़ें आप अर्जित कर सकते हैं। मात्र एक तरीका अपनाइए, जीवन परिचय देखिए और ऑब्जेक्टिव का कोई सेट उठाइए उसी चैप्टर का, और उसको क्लिक 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 टिक 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 करते चलिए सॉल्व। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी खुशी में वृद्धि होगा, इधर उधर के मामलों में जो स्ट्रेस होगा वो भी धीरे कम होगा। गुणाकर मोले जी का जो जन्म है वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जानते हैं ना, महाराष्ट्र भारत की क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़े राज्यों में से एक है। ऐसा नहीं हम करेंगे सबसे बड़ा है, लेकिन उसमें से एक है। महाराष्ट्र के अमरावती में इसका जन्म हुआ है और वह ईस्वी है आपको 1935 ईस्वी। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया, आप जवाब देते चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। जैसे कि आपको यह पूछ दिया कि गुणाकर मोले का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में, किस जिला में, महाराष्ट्र के अमरावती में। गुणाकर मोले जी का जन्म कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद गुणाकर मोले जी का जन्म तो महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ, यहाँ से चले गए वर्धा, ठीक है। कुछ दिनों तक मराठी भाषा में ही पढ़ाई किए, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज है वो मराठी ही है, ठीक है ना। तो वर्धा चले गए, यहाँ से वर्धा जाने के बाद ये फिर आ गए इलाहाबाद। इलाहाबाद का आज नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। तो अब इसका प्रयागराज ही उपयोग होगा, लेकिन प्रश्न में आपको इलाहाबाद ही रहेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही यह मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई किए। मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई किए। एमए किस विषय में किए, गणित में किए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्या सब बनेगा कि गुणाकर मोले जी मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई कहाँ से किए, तो इलाहाबाद से किए। किस विषय में एमए किए, गणित में किए, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना उनका बड़ा इंटरेस्टिंग रचना सब है। साहित्य में एक अलग तरह का लेखक रहा है ये, क्योंकि साहित्य भावनाओं पर ज़्यादा जोर देता है, मनुष्य की वृत्तियों पर ज़्यादा जोर देता है, लेकिन इनका ज़्यादा इंटरेस्ट आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में रहा है। ये तो आपको पता चल ही जाएगा। प्रमुख रचना मतलब किस किस पुस्तक का ये लेखन किया था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लगभग जो है आपको 2500 से अधिक लेख ये लिख चुके हैं। 2500 से अधिक लेख, ठीक है। इसके बाद ये 30 पुस्तक लिख चुके हैं गुणाकर मोले जी, ठीक है। और 25 वर्ष तक ये लिखते रहे। 25 वर्ष तक ये लिखते रहे। प्रमुख रचना में आप सौरमंडल ले सकते हैं, नक्षत्र ले सकते हैं। उसके बाद आप लिपियों की कहानी है, ठीक है, लिपियों की कहानी है, ये सारा इनका प्रमुख रचना है। इसके बाद आप और ढेर सारी प्रमुख रचनाएं हैं, तो ध्यान रखना है आपको।
सौरमंडल को ध्यान रखना है, नक्षत्र को ध्यान रखना है, लिपियों की कहानी को ध्यान रखना है। इसके बाद ब्रह्मांड परिचय है, अंतरिक्ष यात्रा है, इसके बाद आपको सूर्य है। ये सारी चीज़ें इसके प्रमुख रचना के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप इसमें ब्रह्मांड परिचय को भी जोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड परिचय, सूर्य, ठीक है, सूर्य, ये सारा इनका प्रमुख रचना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, पूछेगा आपको कि बताओ भाई सौरमंडल का लेखक कौन है, तो सौरमंडल का लेखक गुणाकर मूले जी है। नक्षत्र का लेखक कौन है, लिपियों की कहानी का लेखक कौन है, ब्रह्मांड परिचय का लेखक कौन है, सूर्य का लेखक कौन है, ये सारी सवाल आपको पूछ सकता है। तो अभी जो यह चैप्टर लिया गया नागरी लिपि, यह किस पुस्तक से लिया गया है, यह आपको लिपियों की कहानी जो है, ये जो पुस्तक है इनसे लिया गया है। एक ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से ये उठ सकता है कि बताओ भाई नागरी लिपि जो निबंध है वह गुणाकर मूले की किस कहानी, किस रचना से लिया गया है, तो आपको बताना है लिपियों की कहानी से। अब इस चैप्टर में चर्चा क्या है कि नागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, इससे कौन कौन सी भाषाएं निकली, कैसे इसका नाम नागरी लिपि पड़ा, नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि कैसे हो गया, किन किन राजाओं ने इनका उपयोग किया, उत्तर भारत में कैसे आया लिपि, किस राजाओं ने पहली बार उपयोग किया। तो ये इस चैप्टर का परिचय है। यहाँ पर आपका परिचय खत्म किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर की मूल तत्व की तरफ। ऑब्जेक्टिव का भंडार इस चैप्टर का यही है। धन्यवाद।